जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बेसिकली पिछले क्लास का न्यूमेरिकल्स है। तो आज हम लोग बेसिकली देखेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक चार्जेस और उनके प्रॉपर्टीज़ पे न्यूमेरिकल्स हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल क्या है। अगर हम पहला सवाल के बारे में बात करते हैं तो सवाल कुछ इस तरह से है कि कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि टोटल चार्ज निकालना है। कितना का चार्ज निकालना है, उस चार्ज में क्या है 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स है। कोई एक ऐसा बॉडी होगा जिसमें इतना इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स है। इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू कितना होगा ये हम लोगों को निकालना है। ये सवाल CBSE 92 में कहीं ना कहीं पूछा गया था। बहुत आसान सवाल है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन होगा क्या। अगर हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले गिवन पार्ट लिखेंगे कि हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ कितना है। हालांकि इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज है, ये ध्यान में रखना है। तो चार्ज का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्या। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो है वो है हमारा n इज इक्वल टू 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये गिवन दिया हुआ है, यहां से हम लोग गिवन लिख लिए। अब हम लोग जानते क्या है, हमारे जानकारी के अनुसार जो फॉर्मूला यूज होना चाहिए यहाँ पे वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। क्यों नेगेटिव साइन? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, चार्ज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है हमारा Q इज इक्वल टू -NE। यहां पे हम लोग -NE इसलिए लिखे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन था। अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन के जगह पे प्रोटॉन रहता तो माइनस के जगह पे प्लस हो जाता, ठीक है ना। अब आगे n का वैल्यू तो हमको पता है, लेकिन E का वैल्यू भी हमको पता रखना पड़ेगा। हमेशा गिवन नहीं रहता है। E का जो वैल्यू होता है इट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए देख लेंगे। जो हमारा n का वैल्यू है वो हम लोग लिख लिए, और साथ ही साथ E का वैल्यू भी यहाँ पे हम लोग लिख लिए, ठीक है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेज में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जब मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ पे बेस सेम होने के कारण पावर का एडिशन हो गया। -19 + 8 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -11 हो जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा वैल्यू क्या आएगा देख लीजिए, -20 आएगा इंटू 10⁻11 आएगा। इसको जब फाइनली सॉल्व किया गया तो हमारा जो आंसर आया है, तो जो चार्ज कैरिड था, ठीक है ना, चार्ज कैरिड बाई 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स का जो वैल्यू आया है वो हमारा फाइनली क्या है -2 इंटू 10⁻10 कूलम। ये हमारा वैल्यू आया है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हमारा अगला सवाल क्या कहता है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल उम्मीद करते हैं सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि इस टॉपिक में डाउट हुआ है। उस तरह का न्यूमेरिकल्स और भी हम बाद में लेक्चर्स के थ्रू से आपको बता देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और NCERT का क्वेश्चन है। सवाल क्या कहता है, एक बार हम सवाल को रीड करेंगे। इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। मतलब कि अगर किसी बॉडी के बारे में बात करते हैं, किसी बॉडी से 10⁹ इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड निकल रहा है। कोई भी बॉडी अपने शरीर से, कोई भी ऐसा बॉडी है जिसके शरीर से 10⁹ इलेक्ट्रॉन हर एक सेकेंड निकल रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा कंटिन्यूसली तो हाउ मच टाइम, कितना समय लगेगा उस बॉडी से 1 कूलम चार्ज निकलने में। 1 कूलम चार्ज निकलने में उस बॉडी से कितना समय लगेगा, उसका वो वैल्यू निकालना बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हर एक सेकेंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकलता है तो -1 कूलम भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो टोटल चार्ज का अगर बात करते हैं तो वो हमारा 1 कूलम होने में कितना समय लगेगा, तो -1 कूलम बोलिए तो भी ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लिया जाए। बहुत एकदम ज़बरदस्त इसका सॉल्यूशन होगा जी।
तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन आउट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसके बारे में बात कर लिए। तो इसका वैल्यू क्या है, 10⁹ ठीक है ना, ये तो गिवन है, हर 1 सेकेंड कितना निकल रहा है। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि चार्ज गिवन आउट बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना चार्ज बाहर निकलेगा, उसका वैल्यू निकालेंगे। तो n का वैल्यू दिया हुआ है, e से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ पे वैल्यू आ गया इतना, इसको फाइनल वैल्यू देख लेते हैं कितना आएगा। 10⁹ था और यहाँ पे -19 था, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.6 × 10⁻10। यहाँ 9 था, यहाँ 19 था, बेस सेम होने के कारण पावर का एडिशन होगा तो -10 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आया 1 सेकेंड में चार्ज कितना निकल रहा है उस बॉडी से। ये तो पहले था कि कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो इतना इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो चार्ज का वैल्यू हम लोग किससे निकाल लिए, Q = NE से। हम लोग तो फॉर्मूला जानते थे ना, उस Q = NE से 1 सेकेंड में इतना Q = NE निकल रहा है। 1 सेकेंड में, ये समय को भी ध्यान में रखना है कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज निकला, NE। N का वैल्यू कितना था, 10⁹ E का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻19। जैसे ही मल्टीप्लाई किए 1 सेकेंड में उस बॉडी से कितना चार्ज बाहर निकल रहा है उसका वैल्यू निकल गया। 1 सेकेंड का निकल के अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस में हम कह सकते हैं अगर 1 सेकेंड में इतना चार्ज निकल रहा है तो इतना चार्ज टाइम रिक्वायर्ड टू गेट चार्ज ऑफ इतना 1.6 × 10⁻10 कूलम चार्ज होने के लिए उस बॉडी को इतना चार्ज होने में समय कितना लगेगा, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर 1.6 × 10⁻10 कूलम चार्ज हो रहा है तो 1.6 × 10⁻10 कूलम चार्ज होने में समय कितना लगेगा, एक, मतलब कि उल्टा करके लिखा गया है, सीधा सीधी बात, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब क्या है, यहाँ तक तो सब ठीक था, अब हमको टाइम रिक्वायर्ड टू गेट चार्ज 1 कूलम करना होगा। इतना कूलम चार्ज 1 सेकेंड में है तो इसको 1 कूलम कर दे। तो चलो नेक्स्ट केस में कर देते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू गेट चार्ज ऑफ 1 कूलम। जैसे ही इसको 1 कूलम किया गया तो ये वाला वैल्यू यहाँ नीचे डिवाइड हो जाएगा, 1 / 1.6 × 10⁻10, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 6.25 × 10⁻9 सेकेंड, ठीक है। ये वैल्यू आया है हमारा, इतना सेकेंड के फॉर्म में आया है, इतना समय लगेगा 1 कूलम चार्ज लाने में। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे किया गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो 1 सेकेंड में चार्ज निकाल लिए, ठीक है, तो इतना चार्ज का समय निकाल लिए, ठीक है ना। तो इस कूलम, इतना कूलम चार्ज को अगर हमको टाइम में कन्वर्ट करना हो तो 1 कूलम = क्या हो जाएगा, 1 / 1.6 × 10⁻10 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा 6.25 × 10⁻9 सेकेंड हो जाएगा। अब ये वैल्यू आपके सामने आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सेकेंड को हम लोग बेसिकली कन्वर्ट करने वाले हैं, किस में, सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे हम लोग ईयर्स में, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट किया था ईयर्स में। 6.25 × 10⁻9 डिवाइडेड बाई 365, 1 साल के लिए 365 कर दी, 1 दिन के लिए 24 और 1 घंटा के लिए 60 × 60 मतलब कि 36। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है दैट विल बी 198.18 ईयर्स। इतना साल लगेगा, मतलब कि उस बॉडी को 1 कूलम चार्ज होने में समय कितना लगेगा, लगभग में 198.18 ईयर्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। 1 कूलम चार्ज होने में समय बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो ये सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ेदार था कि किसी भी बॉडी से अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन अगर हर 1 सेकेंड निकले तो उस बॉडी का चार्ज क्या हो जाएगा, या फिर उस बॉडी से कितना चार्ज निकल जाएगा। तो 1 कूलम चार्ज निकलने में कितना समय लगेगा बोला गया। तो हर 1 सेकेंड का तो चार्ज हमको पता निकाल लिए ना, पहले हर 1 सेकेंड का चार्ज निकाले, ठीक है। फिर 1 कूलम चार्ज होने में कितना समय लगेगा, उसके लिए किस तरह से कैलकुलेट किया, ये समझ में आया। कंप्लीटली ये यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया गया है। यूनिटरी मेथड अगर आपको आता है, बचपन में पढ़े हैं, बस उस टॉपिक को यूज़ करके आप आगे सॉल्व करते चलिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। अब आगे एक और सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल रहेगा, उसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, कितना पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होगा 1 कप ऑफ वाटर में। तो अगर 1 कप ऑफ वाटर का बात किया जाए तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O, ये सभी लोगों को पता है।
तो ये यहाँ पे जब चार्ज की बात की जाती है ना, तो यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हम लोग को देखना है। H2 मतलब कि 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, इस तरह से तोड़ते हुए देखना है। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा। सॉल्यूशन के फॉर्म में हम लोग देखेंगे ये, लेकिन हम लोग को ये नॉलेज पहले से रहना चाहिए, तब हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि 1 कप वाटर, अब 1 कप वाटर का नॉर्मल हम कैसे बताएंगे, 1 कप वाटर का मास क्या होगा। तो बेसिकली हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि 1 कप वाटर में 250 ग्राम पानी रहेगा, ऐसा मान के चलते हैं। 1 कप वाटर का बात किया गया, मतलब कि 1 कप में 250 ग्राम पानी, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ही मास ऑफ वाटर को कंटेन इन अ कप का वैल्यू हम 250 ग्राम मान लिए, पहले ही मान लिए हम लोग। अब उसके बाद क्या है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O क्या हो जाएगा, H2O 18 ग्राम। कैसे, अब यहाँ पे 16 मॉलिक्यूलर मास का, एक ऑक्सीजन का क्या होता है 16 होता है और हाइड्रोजन का 2 होता है, 2 और 16 18 ग्राम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम, मतलब कि जो वाटर है, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारा 18 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, मोलर मास। अब 18 ग्राम में एवोगाड्रो नंबर इतना मॉलिक्यूल्स होगा, ये भी तो आपके दिमाग में होगा ना। अगर 18 ग्राम हमारे पास वाटर है तो 18 ग्राम वाटर का जो नंबर ऑफ एटम्स होगा वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। ये हम लोग केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री यहाँ पे आ रहा है, तो बस इतना जान लो कि जितना मॉलिक्यूलर मास होता है, तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 मोल। मॉलिक्यूलर मास बराबर कितना होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 1 मोल के बराबर होगा। तो ये 1 मोल के बराबर है। तो 1 मोल में जो नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इतना 1 मोल अगर है तो इतना ही ग्राम में जो नंबर ऑफ एटम्स रहने वाले हैं वाटर के वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट केस क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। इतना मॉलिक्यूल्स होगा, नहीं इतना मॉलिक्यूल होगा एवोगाड्रो नंबर से, क्योंकि ये भी 1 मोल ये भी 1 मोल, दोनों आपस में इक्वल होगा ना, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट बोला गया कि 18 ग्राम पानी में कितना मॉलिक्यूल है ये निकाल लिए। तो 1 ग्राम पानी में कितना मॉलिक्यूल है वो निकल जाएगा, इस 18 को इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 18 था, यूनिटरी मेथड फिर से वही चल रहा है, नहीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर, तो 18 ग्राम का इतना अगर मॉलिक्यूल था तो 1 ग्राम के लिए 18 को इधर डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम का निकाल लिए थे, इतना वैल्यू आया, 250 ग्राम ऑफ वाटर निकालेंगे तो 250 से मल्टीप्लाई कर दिए, दिख गया। नेक्स्ट केस, जैसे ही मल्टीप्लाई केस का जो वैल्यू आया वो आया हमारा 8.36 इंटू 10⁻24, इतना मॉलिक्यूल आया, मतलब कि 250 ग्राम पानी में, मतलब कि 1 कप पानी में इतना मॉलिक्यूल हमारा वाटर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, नहीं कि 250 ग्राम वाटर का हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक कैलकुलेट कर लिए। अब आगे नेक्स्ट केस में हर एक मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ प्रोटॉन्स और कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जितना प्रोटॉन होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमको पता है। तो हर एक मॉलिक्यूल के पास जितना प्रोटॉन है वो हम पहले निकाल लेते हैं। तो प्रोटॉन बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन बोलो, नंबर तो सेम है, दैट इज नथिंग बट आवर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम होगा ना, या तो प्रोटॉन बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन बोलो, हम एटम्स की ही बात कर रहे हैं। तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O कंटेन्स 2 + 8 इक्वल टू 10 प्रोटॉन, मतलब हर एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है। हर एक मॉलिक्यूल, हमारे पास टोटल 250 ग्राम पानी के का मॉलिक्यूल नंबर कितना है, 8.36 × 10⁻24, इतना मॉलिक्यूल है। और हर एक मॉलिक्यूल का प्रोटॉन कितना है, 10 प्रोटॉन। कैसे, 2 हाइड्रोजन का प्रोटॉन होगा और 8 ऑक्सीजन का, भी बताया था ना एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, 2 + 8 10 हो गया, ठीक है। तो 10 प्रोटॉन, एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, तो 8.36 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट कर ले। तो चलिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ कप, 1 कप का मतलब 250 ग्राम पानी, ठीक है ना, 1 कप का मतलब 250 ग्राम पानी में। तो n डैश निकालेंगे तो n × 10, n का वैल्यू हमको पहले से पता है 8.36 इंटू 10⁻24,
n का वैल्यू पता है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना, 8.36 इंटू 10⁻25 हो जाएगा, क्योंकि 24 में 10 और मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला 10, तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन एक कप में कितना होगा। तो चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इन अ कप हमको अब निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होगा, वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला Q इजिकल टू प्लस माइनस एन ई। तो उसको अगर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे Q इजिकल टू एन डैश ई, क्योंकि एन डैश अभी अभी हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं और एन डैश का वैल्यू कितना है देख लेते हैं। वो है हमारा 8.36 इंटू 10⁻25 और ई का वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, पावर बेस सेम होने से पावर का एडिशन किया गया, उसके बाद जो फाइनल वैल्यू पाया गया वो आया हमारा 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम। मतलब कि जो हमारा एक कप पानी है, एक कप पानी का जो टोटल चार्ज होगा, आइदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, टोटल चार्ज उसका है हमारा 1.33 इंटू 10⁻7। मतलब कि इतना पॉजिटिव चार्ज भी है, इतना नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है ना, ओवरऑल पानी तो न्यूट्रल है ना, तो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज का हम बात करेंगे। तो अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का बात करेंगे तो इतना पॉजिटिव चार्ज है, और सिर्फ नेगेटिव चार्ज का बात करेंगे तो इतना नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों को ऐड कर देने से ओवरऑल चार्ज तो हमारा न्यूट्रल हो गया ना, जीरो हो गया, जिस कारण से नेगेटिव और पॉजिटिव लिखा गया, एंड नहीं लिखा गया। और नेगेटिव बोलिए या फिर पॉजिटिव बोलिए, तो इतना हमारा नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा एक कप वाटर में। उम्मीद करते हैं ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 3 न्यूमेरिकल बताए, अलग अलग तरह का न्यूमेरिकल था, बहुत इंटरेस्टिंग था। यूनिटरी मेथड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो इस तरह का यूनिटरी मेथड को बार बार प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो न्यूमेरिकल वाला जो सीरीज़ है आपको अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।